हेलो स्टूडेंट्स। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के सभी सब्जेक्ट्स के हिंदी व इंग्लिश में नोट्स लिखित में चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके लिए आपको गूगल में सर्च करना होगा प्लांट ब्रीडिंग 2010, जिसमें कोई भी स्पेस आपको नहीं रखना है। तो हम लोग सर्च करते हैं प्लांट ब्रीडिंग 2010 और उसके बाद आपको एंटर दबाना है। जैसे ही आप एंटर पर क्लिक करते हो तो आपको सबसे ऊपर की तरफ एक लिंक दिखाई देगा साइंस एंड एग्रीकल्चर बॉटनी के नाम से। ठीक है, ये वेबसाइट कौन सी है? प्लांट ब्रीडिंग 2010.blogspot.com। तो इस लिंक को आपको ओपन करना है, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक साइंस एंड एग्रीकल्चर बॉटनी के नाम से वेबसाइट ओपन हुई दिखाई देगी। इसमें आपको लेफ्ट कॉर्नर पर साइड बार पर क्लिक करना है और जैसे ही साइड बार पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो लिंक्स हैं वो मिल जाएंगे और इसके साथ साथ जो ओल्ड पेपर्स के लिंक्स हैं वो भी आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे, जिनके ऊपर क्लिक करके आप नोट्स तक पहुँच सकते हो। जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर मेंशन नहीं हैं वो आने वाले टाइम में यहाँ पर ऐड कर दिए जाएंगे। क्रॉप इम्प्रूवमेंट का नेक्स्ट लेक्चर है ग्राम क्रॉप इम्प्रूवमेंट चना फसल उन्नयन। तो सबसे पहले इसके परिचय या इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसका कॉमन नेम या सामान्य नाम है चना, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्राम या चिकपी। वनस्पतिक नाम या बॉटनिकल नेम इसका है साइसर अराइटिनम। ये इसकी कृषि जाति है या कल्टीवेटर स्पीसीज है। इसकी फैमिली या कुल आपसे पूछ सकते हैं तो लेगुमिनेसी या फेबेसी कुल का ये मेंबर है। उपकुल या सब फैमिली इसकी है पेपिलियोनेसी। गुणसूत्र संख्या या क्रोमोसोम नंबर इसमें डिप्लॉइड या द्विगुणित है। 2n इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 16, यानी 16 गुणसूत्र इसके अंदर पाए जाते हैं। जातियां या स्पीसीज की अगर अपने बात करें तो ग्राम या चने में कुल 40 जातियां या 40 स्पीसीज जो हैं वो डिस्कवर की जा चुकी हैं। इनमें से केवल एक ही जाति या स्पीसीज ऐसी है जो कृष्य है यानी कल्टीवेटेड है, यानी जिसकी खेती की जाती है, और बाकी की जो 39 स्पीसीज हैं या शेष या अदर जो स्पीसीज बचती हैं या जातियां बचती हैं वो जंगली यानी वाइल्ड है। ठीक है, तो ये हम लोग देख लेते हैं अभी कौन कौन सी जातियां हैं। तो इसमें सबसे पहली जाति का नाम दे रखा है साइसर अराइटिनम। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि कृष्य या कल्टीवेटेड जाति है, इसका हैबिट या स्वभाव है। इसका लाइफ टाइम की बात करें तो ये एनुअल यानी एक वर्षीय जाति है, तो एक वर्ष के अंदर अंदर ही इसका जो जीवन चक्र है वो कंप्लीट हो जाता है। दूसरी है साइसर रेटिकुलेटम। ये जंगली जाति है, वाइल्ड स्पीसीज है। ये भी एक वर्षीय या एनुअल होती है, यानी एक वर्ष के अंदर अंदर ही इसका जीवन चक्र पूर्ण हो जाता है। तीसरी है साइसर अकेंथोफिलम। ये भी जंगली या वाइल्ड स्पीसीज है और जीवन काल या लाइफ टाइम की बात करें तो ये पेरिनियल यानी बहुवर्षीय होती है। इसका मतलब एक से ज़्यादा वर्षों में ये अपना जीवन चक्र पूर्ण करती है। उसके बाद लास्ट आती है साइसर एटलांटिकम। तो ये जो जाति है ये भी जंगली या वाइल्ड स्पीसीज है और ये भी कैसी होती है? बहुवर्षीय या पेरिनियल होती है। इसका मतलब एक से ज़्यादा वर्षों में ये अपना जीवन चक्र जो है वो कंप्लीट करती है। उसके बाद इसके टाइप्स या प्रकार की बात कर लेते हैं। तो जो कृष्य चना है या कल्टीवेटेड जो ग्राम है उसको दो टाइप्स में आगे डिवाइड किया गया है। एक तो है देशी चना या इसको देसी ग्राम भी बोल देते हैं, और दूसरा है काबुली चना, इसको काबुली ग्राम भी कह देते हैं। देशी चना की बात करें तो इसके जो सीड या बीज हैं वो बहुत छोटे होते हैं और काले या ब्लैक कलर के होते हैं। तो हम लोग घरों में सब्जी बनाते हो आप लोग, तो काला जो चना होता है वो देशी चना या देसी ग्राम कहलाता है। इसकी जो खेती है या कल्टीवेशन है वो इंडिया के अंदर कॉमनली या सामान्य रूप से भारत में इसकी खेती की जाती है। काबुली चना या काबुली ग्राम की बात करें तो इसके बीज जो हैं वो काफ़ी बड़े आकार के होते हैं और क्रीम रंग के होते हैं। ठीक है, ये आपने इसकी सब्जी भी बनाई होगी, तो ये हमें मार्केट से अवेलेबल हो जाते हैं। इसकी खेती या कल्टीवेशन जो है वो सबसे ज़्यादा किस में किया जाता है? अफगानिस्तान कंट्री जो है उसमें किया जाता है। उसके बाद उत्पत्ति केंद्र या सेंटर ऑफ रीजन की बात करें तो चना या ग्राम जो है इसका सेंटर ऑफ रीजन या उत्पत्ति केंद्र किसको माना जाता है? दक्षिण पूर्वी टर्की व सीरिया जो है
ठीक है, इन दोनों को ही उत्पत्ति केंद्र या सेंटर ऑफ रीजन मानते हैं ग्राम का। एक जंगली जाति है चने की या वाइल्ड स्पीसीज है साइसर रेटिकुलेटम। तो ऐसा माना जाता है कि साइसर रेटिकुलेटम से ही चने की जो कृष्य जाति है या कल्टीवेटेड स्पीसीज है यानी साइसर अराइटिनम, उसकी उत्पत्ति या ओरिजिन हुआ है। ठीक है, और इसको क्या कहा गया, देशी चना या हम कह सकते हैं कि देसी ग्राम। उसके बाद फिर ये जो देशी चना था या देसी ग्राम जो था, इसमें फिर सिलेक्शन या वर्ण किया गया और उसके बाद फिर हाइब्रिडाइजेशन या संकरण करवाए गए और फिर जाके काबुली चना या काबुली ग्राम जो था उसको डेवलप किया गया था या विकसित किया गया था। उसके बाद पुष्पीय बायोलॉजी या फ्लोरल बायोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो चने के अंदर साइमोस नाम का एक पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस होता है। तो इसमें एकल कक्षस्थ पुष्प या हम कह सकते हैं सॉलिटरी एक्सिलरी फ्लावर जो है, ये कहाँ पर उपस्थित होता है, पर्ण के कक्ष में या लीफ के एक्सिस में डेवलप होता है। और पुष्प जो है वो तने के निचले भाग में, जो स्टेम है उसका जो लोअर पार्ट होता है, ठीक है, निचले भाग में जमीन के पास जो पत्तियां या लीव्स इसकी स्थित होती हैं लैंड के क्लोज, उन पत्तियों या लीव्स के कक्ष में या एक्सेस में जो फ्लावर है वो डेवलप होता है। तो इसको हम लोग डायग्राम से समझ सकते हैं अभी। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो ये इसका तना या मेन स्टेम है और ये है इसकी लीफ या पर्ण, जो कैसी होती है अभी, पिन्नेटली कंपाउंड होती है। ठीक है, तो इसके अंदर ये इसके लीफलेट्स या पर्णक दिखाई दे रहे होंगे। तो इस लीफ के कक्ष से या एक्सिस से जो पुष्प है या फ्लावर है वो सॉलिटरी रूप में या एकल रूप में विकसित होता है। ठीक है, तो ये है भी एकल पुष्प या सॉलिटरी फ्लावर या साइमोस पुष्पक्रम किसका, ग्राम या चने का। उसके बाद हम लोग प्रत्येक पुष्प की बात कर लेते हैं। तो प्रत्येक जो फ्लावर या पुष्प है ये कैसा होता है, द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल होता है। इसका मतलब नर और मादा भाग यानी पुंकेसर व स्त्री केसर दोनों एक ही पुष्प या फ्लावर के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा ये व्रंतीय या पेडिसिलेट होता है फ्लावर। इसका मतलब एक व्रंत या स्टॉक के द्वारा ये मदर एक्सेस या मुख्य अक्ष से जुड़ा रहता है। इसके अलावा सममिति या सिमेट्री की बात करें तो एक व्यास सममिति यानी कि जाइगोमॉर्फिक होता है। इसका मतलब क्या है, इस फ्लावर के अंदर केवल एक ही ऐसा एक्सिस या अक्ष होता है व्यास से होता हुआ, जहां से अगर हम पुष्प को काटते हैं तो वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह की सममिति क्या कहलाती है, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री या एक व्यास सममिति। इसके अलावा प्रत्येक पुष्प के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो फ्लावर में 5 या 5 हरे रंग के बाह्यदल होते हैं, ग्रीन कलर के क्या होते हैं, सेपल्स होते हैं, जो आपस में जुड़े हुए रहते हैं यानी फ्यूज्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, और ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, गैमोसेपलस। ठीक है, या संयुक्त बाह्यदली। उसके बाद दलों के बाह्य दलों के या सेपल्स के अंदर की तरफ एक और चक्कर पाया जाता है जिसको बोलते हैं कोरोला। ठीक है, ये बाह्य दलों का जो चक्कर था या सेपल्स का जो वर्ल था इसको बोलते थे कैलिक्स, और दलों का जो चक्कर होता है इसके अंदर की तरफ उसको बोलते हैं कोरोला। तो प्रत्येक पुष्प में स्लेटी बैंगनी रंग के, ठीक है, वॉयलेट पर्पल कलर के 5 पेटल्स या 5 दल होते हैं और इन दलों के चक्कर को कोरोला कहा जाता है। ये जो दल हैं ये एक विशेष प्रकार का दल विन्यास या एस्टिवेशन प्रदर्शित करते हैं और उसका नाम क्या है, ध्वजीय दल विन्यास या वैक्सिलरी एस्टिवेशन। ठीक है, तो इसमें 3 प्रकार के दल या पेटल्स जो हैं वो हमें दिखाई देते हैं। सबसे पहला है ध्वज, जिसको वैक्सिलम भी कहा जाता है या स्टैंडर्ड भी कहा जाता है। ये सबसे ऊपर की तरफ पाया जाता है और सबसे बड़ा एक दल है या एक पेटल है। उसके बाद आता है पक्ष या विंग, ये 2 होते हैं और लेटरल साइड में या पार्श्वों में उपस्थित होते हैं और मध्यम आकार के या मीडियम साइज के पेटल्स होते हैं। उसके बाद तीसरे आते हैं नौतल, या इसको इंग्लिश में कील या कैरेना भी कहा जाता है। ये सबसे छोटे होते हैं, ठीक है, और सबसे नीचे की तरफ या निचले 2 छोटे दल होते हैं या लोअर 2 शॉर्ट पेटल्स होते हैं। इनकी खास बात क्या है कि इनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं या जनन भाग होते हैं पुष्प के, यानी पुंकेसर व स्त्री केसर या हम कहें स्टामेंस एंड कार्पेल्स जो हैं वो इसके अंदर एनक्लोज रहते हैं या बंद रहते हैं। ठीक है, और इस स्टेज के अंदर केवल और केवल स्वपरागन या सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है इनमें, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निम्नलित परागन या क्लिस्टोगैमी कहा जाता है। ठीक है, तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो ये तितली नुमा दल है, पेपिलियोनेसियस पेटल्स बनते हैं, इसीलिए ये इसकी जो फैमिली है या कुल है ग्राम की उसका नाम क्या पड़ गया, पेपिलियोनेसी। तो आप देख सकते हो ये ध्वज या वैक्सिलम है जो कि एक है, सबसे बड़ा है, ऊपर की तरफ है। लेटरल साइड में 2 मीडियम साइज के या मध्यम आकार के पक्ष या विंग हैं, 2 हैं ये, और सबसे नीचे की तरफ छोटे आकार के कील हैं या नौतल बोल देते हैं इसको, और
या इसको कैरिना कह देते हैं। तो ये दो होते हैं और इन कील या कैरिना के अंदर ही क्या होता है, पुंकेसर और स्त्रीकेसर एनक्लोज्ड रहते हैं या बंद रहते हैं, और इसी वजह से इनमें क्लिस्टोगैमी होती है, निम्नलित परागण होता है और स्वपरागण होता है। प्रत्येक जो पुष्प है उसके अंदर अगर पुंकेसरों की बात करें तो टोटल 10 स्टामेंस या 10 पुंकेसर होते हैं, जो 9+1 के 2 समूह बनाते हैं। इसका मतलब 9 एक समूह बनाएंगे और एक जो है वो अपना अलग समूह बनाएगा। इस तरह की जो व्यवस्था है उसको क्या बोलते हैं, द्विसंघीय। या इसका मतलब पुंकेसर कैसे हैं, द्विसंघीय हैं, या स्टामेंस कैसे हैं, डाइअडल्फस हैं। ठीक है, तो ये खास बात होती है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो ये द्विसंघीय पुंकेसर या डाइअडल्फस स्टामेंस यहाँ पे शो किए हुए हैं। तो इसमें एक पुंकेसरी संघ या स्टैमिनल क्लस्टर होता है जिसके अंदर टोटल 9 स्टामेंस होते हैं, और एक पुंकेसर सॉलिटरी या सिंगल रहता है, तो ये एकल पुंकेसर या सिंगल स्टामेन है। ठीक है, तो 9+1 तो 2 ग्रुप बन गए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइडल्फस या द्विसंघीय पुंकेसर। उसके बाद प्रत्येक जो पुष्प है उसके अंदर अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात कर लें तो उसमें एक अंडप होता है। ठीक है, एक सिंगल कार्पेल होती है। उस कार्पेल के अंदर जो बीजांड या ओव्यूल्स हैं वो कितने होते हैं, 2 से 3। तो 2 से 3 ओव्यूल हैं, तो उसका मतलब एक फ्लावर से फिर आगे 2 से 3 ही क्या बनेंगे, बीज या सीड्स बनते हैं। ये जो बीजांड या ओव्यूल्स हैं ये सीमांत बीजांडन्यास में पाए जाते हैं, यानी कि मार्जिनल प्लासेंटेशन जो है ये कार्पेल के अंदर देखने को मिलता है। फ्लोरल डायग्राम या पुष्पीय चित्र की बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे ऊपर की तरफ आपको मात्र अक्ष या मदर एक्सेस दिख रहा होगा। सबसे नीचे की तरफ चलें तो अपने को ब्रैक्ट या सहपत्र दिखाई देगा, और इसके अलावा 2 ब्रैक्टियोल्स या सहपत्रिकाएं भी इसमें उपस्थित होती हैं। इसके अलावा अदर फ्लोरल पार्ट्स की बात कर लें तो सबसे बाहर की तरफ बाह्यदल या सेपल्स होते हैं। ये 5 सेपल्स हैं और इनके चक्र को क्या कहा जाता है, कैलिक्स या बाह्यदल पुंज बोल देते हैं इसको। ठीक है, और ये आपस में क्या है, अभी फ्यूज्ड हैं। आप लोग देख सकते हो ये जुड़े हुए हैं आपस में या फ्यूज्ड हैं। उसके बाद अंदर की तरफ चलें तो उसके अंदर की तरफ क्या होता है, पेटल्स का व्हर्ल या चक्र पाया जाता है। तो टोटल इसमें 5 पेटल्स या दल होते हैं और इनके चक्र को क्या बोलते हैं, कोरोला, या इसको बोल देते हैं दलपुंज। तो कोरोला या दलपुंज के अंदर अगर अपने बात करें तो 5 दल हैं जो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे ऊपर की तरफ आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ध्वज या वैक्सिलम, जो कि एक होता है। इसके अलावा 2 लेटरल साइड में आपको पक्ष या विंग दिख रहे होंगे जो मीडियम साइज के होते हैं, और सबसे नीचे की तरफ नोतल या कील आपको दिख रहे होंगे जो कि 2 होते हैं और आपस में जुड़े हुए रहते हैं। और इन्हीं दोनों के अंदर इन्हीं दोनों कील के अंदर या नोतल के अंदर जो पुंकेसर व स्त्रीकेसर हैं वो एनक्लोज रहते हैं या बंद रहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अंदर की तरफ चक्र होता है स्टामेंस का या पुंकेसर का। तो पुंकेसर जो है वो 2 चक्रों में पाए जाते हैं। सबसे बाहर वाला जो चक्र होता है उसके अंदर 5 स्टामेंस होते हैं, और उसके अंदर वाला जो चक्र होता है उसमें भी 5 स्टामेंस होते हैं। ठीक है, तो पुंकेसरों का जो चक्र है या स्टामेंस का जो वॉल है उसको बोलते हैं एंड्रोइशियम या पुमंग। ठीक है, अब जो बाहर वाला चक्र है उसमें 4 जो पुंकेसर हैं वो तो आपस में जुड़े हुए रहते हैं, यानी एक ग्रुप बनाते हैं, जबकि एक जो पुंकेसर है या स्टामेन है वो अलग रहता है, सेपरेट रहता है। जबकि जो अंदर वाला वर्ल्ड है इसके पांचों के पांचों स्टामेन्स जो हैं वो एक ग्रुप बनाते हैं। तो इस प्रकार बाहरी जो चक्र है उसके 4 स्टामेन्स और आंतरिक जो चक्र है उसके सभी 5 स्टामेन्स आपस में मिलकर 9 पुंकेसरों का एक समूह बनाते हैं। ठीक है, ग्रुप बनाते हैं, और बाहरी जो चक्र है उसका एक स्टामेन या पुंकेसर स्वतंत्र या फ्री रहता है। तो इस प्रकार से 9+1 की व्यवस्था है और इसको बोलते हैं डाइडल्फस या द्विसंघीय पुंकेसर। उसके बाद सबसे सेंटर में आप देख सकते हो अंडप या कार्पेल है, तो यहाँ पे आपको एक ही अंडप या कार्पेल दिख रहा होगा, और इसमें ये ओव्यूल जो है वो इसके मार्जिन पर लगा रहता है, सीमांत पर लगा रहता है, इसलिए इसको सीमांत बीजांडन्यास या मार्जिनल प्लासेंटेशन कहते हैं। तो ये है भी इसका फ्लोरल डायग्राम या पुष्प चित्र। उसके बाद परागण या पॉलिनेशन की बात करें तो नेचुरली या प्राकृतिक रूप से जो ग्राम या चना है ये एक स्वपरागित फसल है या सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। चने के जो पुष्प हैं या ग्राम के जो फ्लावर्स होते हैं उसमें निम्नलिखित परागण पाया जाता है, यानी कि क्लिस्टोगैमी पाई जाती है। इसका क्या मतलब है, जो पुंकेसर व स्त्रीकेसर है यानी स्टामेन्स एंड कार्पेल जो होते हैं वो दोनों के अंदर दोनों के दोनों जो है वो पुष्प में जो कील या कैरिना होता है, ठीक है, उसके अंदर बंद रहते हैं या इनक्लोज रहते हैं। इसलिए इनमें 100% या 100% क्या होता है, स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है, क्योंकि फ्लावर्स ओपन ही नहीं होते हैं, खुलते ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इनमें 100% स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन ही देखने को मिलेगा। फल या फ्रूट की बात करें तो इनके फल को कहा जाता है पॉड या लेग्यूम। तो पॉड और लेग्यूम इसके फ्रूट को कहा जाता है। चने का जो लेग्यूम होता है उसके अंदर 2 या 3 बीज होते हैं, और ऐसे लेग्यूम्स को ही विशेष रूप से हम लोग क्या बोलते हैं, पॉड कहते हैं। ठीक है,
उसके बाद हम लोग करेंगे प्रजनन उद्देश्य या ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो हम लोग जो ब्रीडिंग या प्रजनन करवाते हैं ग्राम या चने की फसल में, वो कौन कौन से उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करवाते हैं, तो ये हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला उद्देश्य है जो कि सभी फसलों में समान रहता है, उच्च उपज या हाई यील्ड। तो चने या ग्राम के अंदर जो उपज है या यील्ड है वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर या कारकों के ऊपर निर्भर करती है। तो कौन कौन से कारक हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला है प्रति पौधा फलियों की संख्या, नंबर ऑफ फ्रूट्स पर प्लांट। तो जितने ज़्यादा संख्या में फलियां या फ्रूट्स जो हैं वो लगेंगे पौधे के ऊपर, उतनी ही ज़्यादा उपज जो है वो प्रति हेक्टेयर हमें प्राप्त होगी। दूसरा है प्रति फली बीजों की संख्या, जो पर फ्रूट है या पर पॉट जो है वो नंबर ऑफ सीड्स कितने हैं। तो जितनी ज़्यादा संख्या में बीज होंगे फ्रूट के अंदर, यानी 3 बीज वाले अगर ज़्यादा होंगे तो उससे हमें प्रति हेक्टेयर जो उपज है वो ज़्यादा प्राप्त होगी। उसके बाद है 100 बीजों का भार या वेट ऑफ 100 सीड्स। तो बीजों का जो भार जितना ज़्यादा होगा प्रति हेक्टेयर उपज हमें उतनी ही ज़्यादा प्राप्त होगी। तो ये 3 कारक हैं जो कि उपज को प्रभावित करते हैं। उसके बाद है पादप लक्षण या प्लांट कैरेक्टर्स। सबसे पहला आता है जैव भार या बायोमास। तो जो प्लांट होता है या पौधा होता है चने का, उसके जैव भार को बढ़ाने का जो प्रयास है वो प्रजनन के अंदर या ब्रीडिंग के अंदर इसमें किया जाता है। दूसरा है लंबा पौधा या टॉलनेस। जो लंबाई है चने के पौधे की, उसको भी बढ़ाने के प्रयास जो है वो करना हमारा एक उद्देश्य रहता है, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो उपज है वो हमें प्राप्त हो सके। इसके अलावा सीधा खड़ा पादप या इरेक्टनेस। जो पौधा है वो ज़मीन के ऊपर गिरना नहीं चाहिए। अगर चने का पौधा ज़मीन के ऊपर गिर जाता है तो उपज के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए पौधा जो है वो इरेक्ट होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, सीधा खड़ा रहना चाहिए ज़मीन के ऊपर। उसके बाद आता है सघन या कॉम्पैक्ट। तो जितनी ज़्यादा संख्या में ब्रांचेस या शाखाएं होंगी उतनी ही ज़्यादा संख्या में फ्रूट्स लगेंगे, पॉड्स लगेंगे, और उतनी ही ज़्यादा उपज जो है वो चने की हमें प्राप्त होगी। तो ये कुछ पादप लक्षण हैं जिनको सुधारने का जो प्रयास है वो हमें करना चाहिए। तो ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य रहता है। उसके बाद तीसरा आता है रोग रोधिता या डिजीज रेजिस्टेंस। तो बहुत सारे ऐसे रोगजनक हैं या पैथोजेंस हैं जो कि रोग उत्पन्न करते हैं चने की फसल में, जिससे जो चने की उपज है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है या उसकी गुणवत्ता या क्वालिटी के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो हमें रोगरोधी किस्में जो है वो विकसित करनी है चने के अंदर, ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है। तो कौन कौन से ऐसे रोग हैं जिनके अगेंस्ट हमें रेजिस्टेंट वेराइटीज़ या रोधी किस्में जो हैं वो डेवलप करनी है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें फ्यूजेरियम विल्ट का नाम आता है। इसके अलावा एस्कोफाइटा ब्लाइट, बोट्राइटिस ग्रे मोल्ड, ड्राई रूट रॉट है, इसके अलावा कोलर रॉट है, इसके अलावा स्टेमफाइलियम है, इसके अलावा स्टंट, वृद्धि रोध बोल देते हैं इसको। इसमें जो ग्रोथ रेट है पौधे की वो बहुत ही कम हो जाती है। फाइलोडी या प्रनाबता, इसके अंदर लीफीनेस ज़्यादा होता है, फ्लावर्स कम लगते हैं और लीव्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होती हैं। तो ये भी एक तरह का रोग है। तो इन रोगों के प्रति हमें रोधी किस्में जो है वो विकसित करना हमारा एक उद्देश्य रहता है। उसके बाद आता है कीट रोधिता या इंसेक्ट रेजिस्टेंस। तो बहुत सारे कीट ऐसे हैं जो कि प्रभावित करते हैं चने की फसल को, जिससे उपज के ऊपर और गुणवत्ता के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला है पॉड बोरर या फली छेदक। तो इसमें पॉड के अंदर एक सुंडी जो है वो एंटर कर जाती है, जिससे उसके अंदर का जो बीज है वो नष्ट हो जाता है। या कई बार हम लोग इसके फ्रूट को जब तोड़कर बीज निकालने की कोशिश करते हैं तो उसके अंदर से सुंडी जैसा कुछ निकलता है ना, तो वो पोड बोरर या फली छेदक होता है। तो इससे भी उपज और गुणवत्ता जो है वो कम हो जाती है। तो वो जो पॉड बोरर होता है उसका नाम होता है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। ये मुख्य चना कीट होता है, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि मेन ग्राम इंसेक्ट है जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है चने की फसल को। इसकी रोकथाम अगर हम करना चाहते हैं तो बीटी चने के विकास का जो प्रयास है वो किया जा रहा है, ठीक है। बैसिलस थुरिंजिएंसिस जो बैक्टीरिया है उससे बीटी जीन को निकालकर और चने के जीनोम में समावेशित करके बीटी चने का विकास जो है उसके प्रयास किए जा रहे हैं। तो इससे हमें पॉड बोरर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव रहता है। इसके अलावा पॉड फ्लाई या फली मक्खी जिसको बोल देते हैं, तो ये भी एक इंसेक्ट है जो कि चने की फसल को प्रभावित करती है। उसके बाद अजैविक प्रतिबल रोधिता, रेजिस्टेंस टू टॉलरेंस टू एबायोटिक स्ट्रेस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस या टॉलरेंस जो है वो हमें डेवलप करनी है एबायोटिक स्ट्रेसेस के अगेंस्ट। तो कौन कौन से एबायोटिक स्ट्रेस हैं जो चने की उपज को प्रभावित करते हैं, तो इसमें शीत या कोल्ड आता है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाए तो, उष्मा या हीट जो है,
ठीक है, बहुत ज़्यादा मान लीजिए टेम्परेचर बहुत हाई हो गया तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। सूखा या ड्रॉट, मान लीजिए इरिगेशन नहीं दे रहे हम लोग, या मृदा के अंदर जो वाटर है, जल है, उसकी कमी हो जाती है ना। लवणता या सैलिनिटी है, मृदा विलयन जो है उसकी जो लवणता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उससे भी प्रभावित होती है फसल। इसके अलावा क्षारकता या एल्केलिनिटी, जो पीएच है वो 7 से ऊपर चली जाती है सॉइल की, तो क्षारकता बढ़ जाती है, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा दीप्तिकालिता या फोटो पीरियोडिज्म, ठीक है, तो प्रकाश काल की जो लंबाई होती है या लाइट पीरियड की जो लेंथ होती है वो अगर परिवर्तित होती है तो उसका भी प्रभाव पड़ता है फसल के ऊपर। इसके अलावा लौह हरित रोग या आयरन क्लोरोसिस इसको बोल देते हैं, तो आयरन की जो कमी है वो हो जाती है, जिसकी वजह से फसल जो है वो प्रभावित होती है चने की। तो इन ये एबायोटिक स्ट्रेस हैं या अजैविक प्रतिबल हैं, इनके अगेंस्ट रोधी किस्में या रेजिस्टेंट वेराइटीज़ को डेवलप करना हमारा एक उद्देश्य रहता है। उसके बाद गुणवत्ता या क्वालिटी की बात कर लेते हैं, तो कुकिंग क्वालिटी है सबसे पहले, पकाने की गुणवत्ता जो है, जो चना है वो जल्दी से पककर तैयार हो जाना चाहिए, तो ऐसी किस्में जो हैं वो चने की विकसित की जा रही हैं, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा प्रोटीन की गुणवत्ता व प्रतिशत है ना, प्रोटीन की मात्रा जो है चने के बीजों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा करना, और वो उस प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनकी कंटेंट को या मात्रा को बढ़ाना, ताकि उसकी गुणवत्ता को, प्रोटीन की गुणवत्ता या क्वालिटी को बढ़ाया जा सके, तो ये भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। उसके बाद फिर लास्ट में हम लोग करेंगे प्रजनन विधियां या ब्रीडिंग मैथड्स। तो कई सारी प्रजनन विधियों का जो उपयोग है वो चने की फसल में किया जाता है ताकि इसमें सुधार किया जा सके। तो कौन कौन सी प्रजनन विधियां हैं वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है पुरस्थापन या इंट्रोडक्शन। तो तुर्की से एक चने की किस्म को पुरस्थापित किया गया था या इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया के अंदर, और फिर उसमें वर्ण के द्वारा या सिलेक्शन करके और G1091 नाम की जो किस्म थी चने की वो विकसित की गई थी और फार्मर्स में इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। दूसरी मेथड आती है शुद्ध वंशक्रम वर्ण या प्योर लाइन सिलेक्शन। तो इस मेथड के उपयोग से कई किस्में जो हैं वो विकसित की गई हैं चने के अंदर, जिनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। B168 एक वैरायटी है, इसके अलावा NP के नाम से 3 वैरायटीज़ हैं, NP17, NP25 और NP58। इसके अलावा ज्योति के नाम से एक किस्म है, और उज्जैन 1 के नाम से एक किस्म है चने की, जो कि प्योर लाइन सिलेक्शन के द्वारा विकसित की गई है। उसके बाद उत्परिवर्तन प्रजनन या म्यूटेशन ब्रीडिंग। तो इस म्यूटेशन के उपयोग से या उत्परिवर्तन के उपयोग से कई किस्में जो हैं वो विकसित की गई हैं चने में, जिसके मुख्य मुख्य नाम जो हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। BGM408, BGM413 और BGM417। तो ये 3 किस्में हैं। सबसे पहले जो BGM के नाम से हैं, उसके बाद RSG2 एक किस्म है जो कि म्यूटेशन या उत्परिवर्तन के द्वारा विकसित की गई है। इसके अलावा R11 जो है ये भी एक किस्म है जो कि उत्परिवर्तन के द्वारा डेवलप की गई है। उसके बाद आता है अंतरा किस्मीय संकरण या इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन। तो अलग अलग जो किस्में हैं चने की उनके मध्य संकरण या हाइब्रिडाइजेशन करवाया गया और कई सारी किस्में जो हैं वो विकसित की गई। तो सी के नाम से यहाँ पे 214 और 235 दो वैरायटीज़ डेवलप की गई हैं। इसके अलावा गौरव के नाम से एक किस्म है। इसके अलावा पूसा के नाम से 3 किस्में हैं, पूसा 209, पूसा 212 और पूसा 240। इसके अलावा अगर अपने बात करें तो देशी और काबुली चना जो है उसके मध्य संकरण करवाया गया है ना, और हाइब्रिडाइजेशन या संकरण से कई सारी जो किस्में हैं वो विकसित की गई थी। देशी चने की किस्में संकरण से विकसित की गई, उनके नाम है पूसा 244, पूसा 256 और पूसा 261। और काबुली चने की कुछ किस्में या वैरायटीज़ डेवलप की गई, उनके नाम है L104, L144 और L550। उसके बाद दूरस्थ संकरण या डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन आता है। तो जो कृष्य जाति है चने की या कल्टीवेटेड स्पीसीज है साइसर रेटिनम, इसका क्रॉस करवाया गया एक जंगली जाति के साथ या वाइल्ड स्पीसीज के साथ। कौन सी है? साइसर रेटिकुलेटम। तो इन दोनों के मध्य क्रॉस करवाकर हाई यील्डिंग या अधिक उपज देने वाली जो संकर किस्में हैं या हाइब्रिड वैरायटीज जो थी वो डेवलप की गई थी। तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर।